नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वह बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का करंट एजुकेशनल सिनेरियो जो कि हम लोग का क्लास कौन सा होगा 5 होगा। और इसमें जो क्लास में हम लोग यहाँ पे करेंगे वह NEP 2020 को लेकर के है। ठीक है, कौन सा है? NEP 2020। और इसका एक क्लास हम लोग ले चुके हैं और यह आपका 2020 का पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए NEP 2020 में हम लोग जो ने है कि पहले वाले जो पार्ट हम लोग का था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो NEP 2020 के प्रमुख प्रावधान यानी कि जो प्रावधान थे उसमें हम लोग चर्चा किए थे। तो पहला हम लोग का जो प्रावधान था वह स्कूली शिक्षा पर था। ठीक है, यानी कि स्कूलिंग एजुकेशन पे था। अब लोग सेकेंड वाले जो आएंगे वह आपका क्या रहेगा, यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में होगा, यानी कि भाषाई शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया गया है। ठीक है, भाषाई शिक्षा पर। तो यहाँ पे भाषाई शिक्षा पे अगर हम बात करें तो किस प्रकार से इस पे बदलाव किए गए ये देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम लोग मतलब अपने बचपन में पढ़ाई करते हैं क्लास 1, 2, 3, तो हम लोग आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो कॉन्वेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है उनमें अधिकतर जो भाषा होती है पढ़ाई का जो मीडियम होता है वह इंग्लिश मीडियम होता है। ये तो आप लोग बात मानते होंगे, इंग्लिश मीडियम है। लेकिन इसी चीज को बदलाव करने के लिए, क्योंकि जहां भी देखिए किसी भी देश का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह डिपेंड करता है कि उस देश के नागरिक अपनी भाषा को किस प्रकार से बोलते हैं और अपनी भाषा को किस प्रकार से विकास करते हैं। जैसे आप लोग चाइना को देख लीजिए, तो चाइना जो भाषा है वह उसी भाषा में बोले थे। उनकी जो पढ़ाई का स्तर है या उनकी मीडियम जो है वह चाइनीज ही है। वह कोई अन्य भाषा का यूज नहीं करते हैं, हिंदी का नहीं यूज करते हैं ना इंग्लिश का करते हैं। हाँ, वो बाद में जाकर के इंटर लेवल पे अपने इंग्लिश को या फिर कोई भी लैंग्वेज को अपनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे NEP 2020 में ये भी कहा गया है कि हमारी जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी। ठीक है, क्या होगी? मातृभाषा। यानी कि हमारा जो बेसिक चीजें होंगी, यानी कि जैसे हम लोग मान लेते जो 5 साल का कोर्स हम लोग का है, आप लोगों को पता है ना कि हम लोग का जो पेपर मतलब जो कह सकते हैं कि मीडियम बना है कि वह किस पर पैटर्न बनाया गया हमारा शिक्षा नीति का, वह 5+3+3+4 बनाया गया। तो जो शुरुआती 5 साल होंगे वह मातृभाषा पर आधारित होंगे। ठीक है, किस पर होंगे? मातृभाषा पर आधारित होंगे। यानी कि जब हमारा बच्चा क्लास 1 से लेकर के 5 तक की जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो अपनी मातृभाषा में ग्रहण करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे वर्तमान पंजाब में है तो पंजाब के जो स्टूडेंट होंगे वो पंजाबी में अपने शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे? पंजाबी में करेंगे। वही साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में करेंगे। उसी प्रकार से यूपी में जो बच्चे हैं वो हिंदी में भी करेंगे। बहुत सारे अब क्या हो रहा है कि जो उपभाषाएं जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी में भी आप यहाँ पे पढ़ाई करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो आप लोग की भाषाएं हैं यह मुख्यतः 22 भाषाओं पर ही पढ़ाई करने का जोर दिया गया है, जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप लिखा था पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी के अलावा आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, चाहे वो कम से कम आपके संविधान में हमारा जो अनुसूची में लिखा उल्लेख किया गया 22 भाषाओं का, उसमें एक भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा ये बोला भी गया है कि जैसे मान लेते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक का जो स्टूडेंट है और संस्कृत पढ़ रहा है उसको बोला गया कि आप संस्कृत पढ़ना है। लेकिन ये भी कहा गया है इसमें NEP 2020 में कि इसके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी को। ठीक है, क्या नहीं कर सकते हैं? बाध्य मतलब उसके फोर्स नहीं कर सकते हैं, तुमको यही भाषा पढ़ना ही है। वो चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, इंग्लिश मीडियम में, या फिर संस्कृत द्वारा पढ़ाई कर सकता है या हिंदी के द्वारा पढ़ाई कर सकता है। ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे कि वो स्टूडेंट किस प्रकार से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। तो ये आपकी भाषाई शिक्षा पर होगी। अब हम लोग बात करेंगे शारीरिक शिक्षा पर किस प्रकार के प्रावधान हमारे NEP 2020 में लागू किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो शारीरिक शिक्षा होगा, स्पेशली यहाँ पे आप लोग को जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है वह हमारे जो कहते हैं खेल कूद की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ताकि कहते हैं ना कि पहले कहा जाता था पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। लेकिन अब उस चीज़ को बदला जा रहा है, उस जो पुरानी हमारी कोई सोच थी, प्रौढ़ शिक्षा थी, उसको बदला जा रहा है अब। ठीक है, यानी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी ना उसको बदलने का कार्य हमारा NEP 2020 करने वाला है। कैसे? यहाँ पे जो हमारा सरकार है वो बोल रही है कि अब क्या किया जाएगा कि हमारे जो भी स्कूलिंग होगा, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को क्या किया जाएगा? योगा का दर्शन दिया जाएगा, यानी योगा का कोर्स कराया जाएगा, योग का। उसके अलावा उनको क्रिकेट का भी कोर्स कराया जाएगा, यानी क्रिकेट भी खेल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप लोग देखते होंगे चाइनीज जो मूवी होंगी तो उसमें आप लोग कई बार देखे होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, और कुल्फू का भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो उसी प्रकार की कुछ चीजें हमारे सरकार जो है वह करना चाहती है कि यहाँ पर भी मार्शल आर्ट लागू करेगी। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे और बच्चियां स्पेशली गर्ल्स के लिए मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस, आप लोग जानते होंगे सेल्फ डिफेंस इसके बारे में, यहाँ पर ताकि बच्चियां जो हैं आपकी वह क्या हो सके, सेफ हो सकें। जो कि गुंडे मवाले होते हैं
उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए और खुद के अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए भी यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब इसी को देखते हुए जो शारीरिक शिक्षा का है मतलब प्रमुख केंद्र जो है, इसी को देखते हुए हमारी जो सरकार है यानी कि मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि अब यहाँ पर योग जो है इसको इन्होंने बोल दिया है कि अब यह स्पोर्ट्स की श्रेणी में आएगा, ठीक है। किसकी श्रेणी में आएगा? स्पोर्ट्स की श्रेणी में आएगा, ध्यान दीजिएगा। और स्पोर्ट्स की श्रेणी में आने से क्या होगा कि कई बार आप लोग देखते होंगे जो पहलवान, बहुत सारे पहलवान होते हैं, पहलवानी करते करते वो क्या करते हैं कि रेलवे में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। किसमें? रेलवे में नौकरी कर लेते हैं। या फिर क्रिकेटर जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? क्रिकेटर, वो क्रिकेट खेलते खेलते पुलिस भी बन जाते हैं। या फिर आप बहुत सारे लोग जो होते हैं वह सेना भर्ती, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने होंगे, तो हमारे सेना में कर्नल है। उसी प्रकार से बहुत सारे पहलवान जो हैं वो भी क्या है, रेलवे में टीटी बन जाते हैं या फिर कुछ भी कार्य करने लगते हैं रेलवे में, तो सरकारी नौकरी का एक रास्ता खुल जाता है। इसीलिए यहाँ पर योगा को भी क्या किया गया है कि स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है, ताकि आगे समय के बाद, कुछ समय के बाद जब वो खेल से किनारा करें, खेल से संन्यास लें, तो उनको जो भविष्य उनका हो फिक्स हो सके, यानी कि सुरक्षित हाथों में वो जा सके। देखिए यहाँ पर जो चौथा हम लोग का होगा पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन संबंधित जो हम लोग का प्रावधान किया गया उसके बारे में है। इसमें कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम होंगे उनमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल कि यहाँ पर जैसे आप लोग 9th में जाते हैं, 9th से लेकर 12th तक आपको स्ट्रीम चुनना पड़ता है कि आप आर्ट साइंस के हैं, साइंस साइड के हैं, या फिर कॉमर्स के हैं, या फिर एग्रीकल्चर के हैं। लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक स्टूडेंट जो होता है, मान लेते हैं ए नाम का जो स्टूडेंट है वह फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है, ठीक है, और वह क्या पढ़ना चाहता है? हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, और इसके साथ साथ वह क्या करना चाहता है? वह अकाउंटिंग भी करना चाहता है, ठीक है। क्या करना चाहता है? अकाउंटिंग। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, और ये तीनों क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स को साइंस ग्रुप में रखा गया है, हिस्ट्री को आर्ट्स ग्रुप में रखा गया है, उसी प्रकार से अकाउंट्स को कॉमर्स के ग्रुप में रखा गया है। तो क्या ये तीनों इस समय वर्तमान में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हमारा एनईपी आया है उसमें ये बोला गया है कि एक स्टूडेंट 3 या 4 विषय ले सकता है और अलग अलग स्ट्रीम का ले सकता है। ये कोई फाउंडेशन नहीं होगा कि वह किसी एक स्ट्रीम को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे है इंटर्नशिप। यहाँ बोला गया है कि एनईपी 2020 में जो इंटर्नशिप शुरू होगी, जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे कि 12th के बाद या फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद या बीटेक करने के बाद आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, एनईपी 2020 में बोला गया है कि जब आपके बच्चे क्लास 6 में चले जाएंगे तब वहां पर वह क्या करने लगे, इंटर्नशिप करना लगेंगे, ताकि उनको जो स्कूलिंग है उसके बारे में भी पता लगे, साथ साथ जो कंपनियां में कार्य हो रहे हैं, अलग चीजें होती है इंटर्नशिप में, उन सभी चीजों के बारे में इनको ट्रेनिंग दी जा सके। अब तीसरा इसी में आता है एनसीएफएससी। यह किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा इसको शुरुआत किया जाएगा। अब एनसीएफएससी क्या होता है यहाँ पे ध्यान लीजिए, यह स्कूलिंग शिक्षा के लिए, यानी कि नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग एजुकेशन। फिर से सुन लीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जरूर याद करिए क्योंकि फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो एनसीएफएससी का शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगा? एनसीईआरटी के द्वारा किया जाएगा, ताकि जो स्कूलिंग शिक्षा का ढांचा है उसको बदला जा सके, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया क्या है कि पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन संबंधित, इसमें चौथा जो पॉइंट रहेगा ये बोला गया कि 10th और 12th में क्या किया जाएगा कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या किया जाएगा? एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ इसमें सेमेस्टर प्रणाली भी लागू की जाएगी, ठीक है। क्या लागू किया जाएगा? सेमेस्टर। और यहाँ पर जो स्कूलिंग शिक्षा है उसमें जो असेसमेंट होते हैं, यानी कि उनका कह सकते हैं कि निरीक्षण करने के लिए परख नामक एक कह सकते हैं कि जो नीति आयोग होते हैं, नीति आयोग ने जो बोला था कि परख नामक एक ऐसे संस्था का निर्माण किया जाएगा जो कि क्या करेगी कि जो स्टूडेंट का पूरी तरह से वहां पर निरीक्षण करेगी और उसमें बताएगी कि जो स्टूडेंट है वह कहाँ पे उसकी कमी रह गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बच्चे क्या करेंगे, अपने भविष्य में जो भी चीजें वो लोग करना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उसको भी वो लोग क्रियान्वित कर सकते हैं। यानी एआई का भी यूज होगा, परख का यूज होगा। 10th+2 में क्या होगा कि एमसीक्यू और सेमेस्टर वाइज यहाँ पे एग्जामिनेशन कराने की सुविधा भी दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो 5वां पॉइंट हम लोग का है
एनईपी 2020 की जो प्रमुख प्रावधान उसमें है कि शिक्षण व्यवस्था से संबंधित जो सुधार है उनके बारे में यहाँ बताया गया। जो टीचर उनके जो व्यवस्था उनका टीचर्स का उसमें भी सुधार किया जाएगा, क्योंकि टीचर्स ही बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचर में भी सुधार करने की जरूरत है। तो यहाँ बोला गया है कि जो टीचर बनेंगे उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 4 ईयर बीएड, यानी कि 2030 तक जिन्होंने भी 4 साल का बीएड नहीं किया होगा उनकी यहाँ पर डिग्री को अमान्य कर दिया जाएगा, यानी कि 4 साल का बीएड आपको मिनिमम रखा गया है यहाँ पर टीचर बनने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर NCFTE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यहां पर इसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, NCERT को दी गई है। और NCERT जो है आप यह फ्रेमवर्क तैयार करेगी जो टीचर्स के लिए कि किस प्रकार से टीचर अपने क्लास में किसी भी चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया NPST। ठीक है, NPST जो इसका मतलब होता है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टीचर इसका मतलब होता है। और यह क्या होता है कि टीचर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए, उनके अंदर एक क्वालिटी भरने के लिए, जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे दिल्ली में टीचर्स हैं, उसी प्रकार के टीचर्स को एक कह सकते हैं हमारे यहाँ पूरी तरह से इंटरनेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए इन सभी चीजों को प्रोवाइड कराया जा रहा है 2020 के एनईपी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अभी 2020 से चलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये बहुत लंबा है और इससे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको बहुत लंबा चला रहा हूं। और इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसको मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर, ठीक है, अपने YouTube चैनल पे डेली के डेली 4:45 पर आप लोग को इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। तो 4:45 में जो आप लोग का सेक्शन ए क्लास हो रहा है ना, MCQ टाइप का हो रहा है। ठीक है, सेक्शन ए का जो मैं क्लास कर रहा हूँ यूट्यूब पर, कभी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, उसमें सेक्शन ए का जरूर आप लोग क्लास अटेंड करिए, क्योंकि इसी पर आधारित मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग ये क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप लोग यूट्यूब पर जो क्लास हो रही है उसको भी जरूर अटेंड करिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में।